स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम का 2 एक्सरसाइज है, जिसमें एक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स को कर रहे हैं और उसका बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं। अब उसमें और क्वेश्चनों की वैरायटी को हम देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम एनालिसिस करें। इफ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, इफ 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n be 165, 330 and 462, find n and the position of the coefficients। इसमें एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है, 1 plus x to the power n। तो पहले हम उसको लिखते हैं कि गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है, 1 plus x to the power n। जब भी हम 1 plus x to the power n देखते हैं और बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 देखते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है कि ये इजी है, इसका एक्सपेंशन जो है इजी है। जब भी फर्स्ट टर्म 1 होता है तो ऐसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करने में आसानी होती है। ओके, इसका रीजन आप समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। एनीवे, मुझे इसको एक्सपैंड नहीं करना है अभी। इसमें वर्ड है कि 3 consecutive कोफिशिएंट चुनना है आपको। तो सबसे पहले कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब हुआ गुणांक है, कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। लगातार का मतलब ये होता है कि जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए ये तीनों जो बोला मैंने, वो तीनों जो है लगातार है, कंसेक्यूटिव है, सक्सेसिव है। तो हम क्या करेंगे ना कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पहले 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेट करेंगे। तो हम लेट किए कि लेट 3 consecutive terms are, एक हम मान लिए r8, दूसरा मान लिए r plus 1h और थर्ड वाला मान लेट कर लिया हमने r plus 2h। आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लासेज में ऐसे प्रश्न आते थे कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल कुछ है, मतलब गिवन। तो आप क्या करते थे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर को x मानते थे, सेकंड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को x plus 1 मानते थे, थर्ड वाले को क्या करते थे, x plus 2 मानते थे। ठीक वैसे ही हम जो है 3 consecutive टर्म्स को क्या मान रहे हैं, एक को rth मान रहे हैं, दूसरे को r plus 1h मान रहे हैं और तीसरे को r plus 2h मान रहे हैं। यानी एक है rवां, दूसरा है r plus 1वां और तीसरा है r plus 2वां। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा इंफॉर्मेशन है कि कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म टर्म मीनिंग ये कि rवां पद का जो गुणांक है 165 है, 165। अब जब हम rवां पद का
गुणांक निकालेंगे तो ये आएगा, अब देखिए इंडेक्स कितना है n, तो n c और यहाँ है r, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे r-1। ओके, तो ये हो जाएगा NCr-1 और ये बन जाएगा 165। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब आप कहेंगे कि सिर्फ NCr-1 को ही क्यों लिखा? फर्स्ट टर्म कहाँ है, सेकंड टर्म कहाँ है? फर्स्ट टर्म का पावर अपर माइनस लोअर करते हैं, वो भी नहीं लिखा आपने। सेकंड टर्म का पावर लोअर सफिक्स होता है, वो भी आपने नहीं लिखा। तो एक्चुअल में ना सिर्फ कहा है कोफिशिएंट कहा है, कोफिशिएंट, और यहाँ कोफिशिएंट का सेंस बाइनोमियल कोफिशिएंट से होता है। इसीलिए C कंटेनिंग, C से जो कनेक्टेड चीजें हैं बस उसी को लिखते हैं। तो C से कनेक्टेड क्या होता है, एक अपर होता है और एक लोअर होता है, उसको हमने लिख दिया। वहीं अगर ऐसा लिखता कि इसका आरवां पद कोफिशिएंट हटा देता 165, आपने आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे उसमें ऐसा भी होता है कि यहाँ ना कोफिशिएंट हटाकर टर्म्स लिख देगा, तब वहां कंप्लीट लिखेंगे। लेकिन जब भी लिख देगा कोफिशिएंट तो सिर्फ यही लिखेंगे। अब आते हैं 330 में, तो उसी तरह अब हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली NCr, ये किसका बाइनोमियल कोफिशिएंट है? r+1वां का, क्योंकि r+1वां का है तभी ना यहाँ r है, तो वो कितना है 330। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड किया। लास्ट बताइए कितना होगा, NCr+1, ये कितना है 462। ये गिवन है, क्वेश्चन को देखकर हम यहाँ लिख रहे हैं। कहा जाएगा कि NCr+1 क्या है, तो आप बोलेंगे कि r+2वां जो पद है उसी का ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। इट मींस r+2th टर्म का ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ओके, तो अब हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि लिखा हुआ है कि फाइंड n एंड द पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट। तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम r की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम जान जाएंगे कि अगर r का वैल्यू 5 आता है तो सब में 5 रख देंगे r की जगह पर, यानी मुझे इनडायरेक्टली n और r की वैल्यू फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उस कंडीशन में मैंने आपको सिखाया कि कभी भी विदाउट डिवाइड किए ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही टफ होता है। तो क्या करेंगे ना कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है इसको डिवाइड करके लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अभी हम सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ऑपरेटिंग सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी सेकंड में क्या कर रहा है, फर्स्ट से डिवाइड कर रहा है। तो ये कितना होगा, ये बनेगा NCr और फिर यहाँ डिवाइडेड बाय, और बताइए कितना होगा, n या डिवाइड का सिंबल हटाकर अपॉन में भी लिख सकते हैं हम। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट है तो NCr अपॉन NCr-1 इज इक्वल टू 330 और अपॉन में 165। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने बताया था इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर वीडियो में, हमने काफी डिस्कस किया था इस रिजल्ट को। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल थ्योरम में, यानी बाइनोमियल
चैप्टर में इसका यूज जो है बार बार पड़ेगा। इतने सारे लेक्चर वीडियो में आप देखेंगे, कम से कम इसमें 5-6 ऐसा लेक्चर वीडियो आप देखेंगे जिसमें इसका यूज हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट का। इसको फिर से एक बार हम देखते हैं, रिकैपिचुलेट करते हैं क्या सिखाया था, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आता है, कैसे लिखना है, ये फिर से हम लोग देखते हैं। ओके, इसका पहला टर्म्स कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अपर वाला सेम रहेगा, अपर सफिक्स सेम रहेगा। दोनों का लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस रहेगा। कितने का डिफरेंस रहेगा? 1 का। और डाउन वाला अपर वाले से 1 कम होता है हमेशा। ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या करिएगा, पहले ये डिसाइड करिएगा कि NCR और NCR-1। तो इसमें जो जिसका लोअर सफिक्स स्मॉल होता है, जैसे R और R-1, दोनों में स्मॉल कौन है, तो आप बोलेंगे कि R-1 जो है वो स्मॉल है। तो R-1 स्मॉल है, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाला स्मॉलर हो गया इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या करिएगा, अपर माइनस लोअर लिख देंगे। तो N-R और +1, यानी इसका अपर और ये लोअर, इन दोनों को माइनस करके यहां लिख देना है। लिख दिया हमने, और यहां पर जो लोअर रहेगा उसको यहां लिख देना है, और ये 2 टाइम्स में कट गया तो यहां 2 लिख देना है। फिर से एक बार इसको समझते हैं, दोनों का अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स में 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का गैप है, 1 का गैप है। और इसमें देखेंगे कि डाउन वाला जो है वो अप वाले से 1 कम होता है, लोअर सफिक्स की बात कर रहे हैं। तब उस कंडीशन में जिसका लोअर सफिक्स कम रहेगा उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं ना, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका अपर माइनस लोअर करके यहां लिख देना है, और यहां जो रहेगा उसको यहां लिख देना है। ओके, हमेशा ऐसे ही करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा N-R +1 और इज इक्वल टू 2R होगा। R को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो N-3R इज इक्वल टू -1 होगा। इक्वेशन नंबर 4 बना लिया मैंने। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि एक और इक्वेशन अगर बना दिया जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और इक्वेशन बनाएंगे, और फिर हम लिख रहे हैं यहां पर कि ऑपरेटिंग थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, इसे हम ऑपरेट करते हैं। तो कितना होगा, थर्ड को देखिए कितना है, NCR +1 अपॉन NCR इज इक्वल टू 462 अपॉन 330 लिख दिया मैंने। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इसे, तो आप बताइए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फिर देखिए, अब ये है, दोनों का अपर सेम है, लोअर में 1 का गैप है, और स्मॉलर पार्ट ये समझना है डाउन वाला। तो देखिए उसका अपर माइनस लोअर करिए अपॉन, और क्या बताया था मैंने, इसका ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो R+1 इज इक्वल टू, अब इसको कट कर देते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, 11 से कटेगा, 6 से फिर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 5n माइनस में 5r, और ये हो जाएगा 7r प्लस में 7, ये हो जाएगा 5n माइनस में 12r इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 5 बना दिया। अब 4th और 5th को देखिए ध्यान से। 4th और 5th को आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि वो लीनियर इक्वेशन है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और ये बहुत ही इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सोचिए 4th और 5th को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या करते हैं,
मैंने लिख दिया ऑपरेटिंग 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या कर देते हैं, माइनस में 5 कर देते हैं। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 5n और माइनस में हो जाएगा 15r और ये हो जाएगा माइनस में 5 और ये बन जाएगा 5n माइनस में 12r और यहाँ हो जाएगा 7। ओके, अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 12r और माइनस में 15r तो ये बन जाएगा आपका माइनस में 3r और ये हो जाएगा माइनस में 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू कितना ऑप्टेन होगा, 4 होगा। तो r भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, n को कैलकुलेट करना है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेस्ट रहेगा फ्रॉम 4, यानी 4th वाले इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू ऑब्टेन होगा 3r माइनस 1। r की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं, 4, तो 4 3 12 माइनस 1 कितना हो गया 11। तो n का वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन किया, 11। एक आंसर ये बन गया। एक पूछा था हमसे कि पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट्स, तो देखिए हमने क्या माना था, कौन कौन टर्म माना था, r1 r+1 r+2 यानी rth r+1th एंड r+2th। तो r की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट्स, पोजीशन ऑफ द कोफिशिएंट्स कितना हो गया, rth r+1th और r+2th। तार का वैल्यू कितना आया, 4, तो 4th हो जाएगा। फिर r+1th तो 4 प्लस, फिर r+2th और 4 प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, फिर बन जाएगा 5 और क्या बन जाएगा एंड 6 और यही बन जाएगा आपका आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि 4th कोफिशिएंट यानी 4th टर्म का चौथे पद का जो कोफिशिएंट है वो 165 है, पांचवें का 330 है और छठे का 462 है और उसका इंडेक्स कितना है, 11 है। ओके, तो ऐसे कोई भी प्रश्न रहेंगे तो इस टेक्निक से बनाएंगे तो बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था, प्रूफ करके भी दिखाया था आपको। तो आपको अगर इसकी समझ डेवलप करनी है तो बाइनोमियल का प्रीवियस वीडियोज देखना चाहिए। वहां मैंने इसको काफी डिस्कस किया था कि ये कैसे ऑब्टेन होता है। ओके।